औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है। I welcome you all in the online session of Applied Physics. Hopefully you all are fine and having good health during the second wave of COVID-19. And now we have to start our lab of AP. In previous session, we have discussed the charging and discharging nature of capacitor. If anyone have any kind of query regarding this lab material, manual, videos, performance videos, feel free to ask. I will answer your questions. If you have any query, please feel free to ask. I will resolve your kind of queries. And if you have not any kind of query, welcome to the online class of AB Lab 3. Uh, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को? No, sir, no issue. अच्छा जी, लैब मैनुअल शेयर करने में थोड़ा मैं लेट हो गया। लैब मैनुअल शेयर करने का मकसद यही होता है कि आप साथ साथ ये चीज़ें पढ़ते हुए चलें और आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप इसके मुताबिक ही पढ़ें, और हम लैब से रिलेटेड पढ़ें तो वो मैनुअल होना ज़रूरी है उसका। परफॉर्मेंस वीडियो मैं 17 मिनट्स कुछ सेकंड्स की आपसे शेयर कर चुका हूँ लैब 3 की। सब लोगों ने वीडियो मेरी देख ली है? जी सर। Yes, sir, दोनों वीडियोस देख ली। ठीक है, तो जो वीडियोस मैंने आपसे अपनी शेयर की हैं उनको देखते हुए चलें। कोई डिफ़िकल्टी हो तो पूछ लें और उनको बार बार देखें, क्योंकि कनेक्शंस फिज़िकल अपीयरेंस में ख़ुद करना और कोई आपको करके दिखाए उसकी वीडियो रिकॉर्ड करे, इन दोनों चीज़ों में ज़रा फ़र्क होता है। इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट यही होगी कि आप ये जो हमारी कंडक्शन ऑफ लैब है इन्हें बार बार देखें, और जो हमारी परफॉर्मेंस वीडियो है उन्हें बार बार देखें। ये मैं अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ यूट्यूब के ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप उसे पढ़ लें और उसे सीख लें। उसकी वजह ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स तकरीबन तीसरा सेमेस्टर है हमारा, एक तो ये स्प्रिंग 20 हमारा चला है ऑनलाइन, समर 20 ऑनलाइन चला है, और ये फॉल 20 जो आप लोगों के लिए फर्स्ट सेमेस्टर है। कुछ बच्चों के लिए तो ये थर्ड ऑनलाइन है, तो वो फेमिलियर है उनसे पहले से ही ना। लेकिन वो बच्चे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर अभी ऑनलाइन है, तो उनके लिए बहुत आसान नहीं है हर चीज़ कैप्चर करना। चीज़ें फ़िज़िकल हों तो ज़्यादा समझ आती हैं, फ़िज़िकल भी बहुत सारे लोगों को 3-4 अटेम्प्ट के बाद समझ आती हैं, जबकि ऑनलाइन में तो हर एक का एक्सपीरियंस एक जैसा नहीं होता। तो इन वीडियोस को बार बार देख लीजिए, जितनी हद तक हो सके। उनमें कोई डिफ़िकल्टी हो तो मुझसे पूछ लीजिए, और जितने भी हमने लैब मैनुअल, परफॉर्मेंस वीडियोस, कंटेंट, लेक्चर मटेरियल जो भी आपसे शेयर किया है उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो ड्यूरिंग लैब सेशन और हमारे ग्रुप ऑफिशियल जो अप्लाइड फिज़िक्स का है उसमें भी आप पूछ सकते हैं। तो वो तमाम तर जो डिफ़िकल्टी होगी इंशाल्लाह वो रिज़ॉल्व कर लेंगे हम। और बहरहाल पूछने में झिझक महसूस मत करिएगा। कोई सवाल है किसी का तो मैं अवेलेबल हूँ। सर हमारी लैब वो मैनुअल नहीं हो सकती? 1-2 लैब जिस तरह मैनुअल हो जाए। शुरू की 2 लैब मैनुअल तो हुई हैं। सर एक हुई है मेरा, 2 हुई हैं हाँ सर, बट अभी की बात कर रहे हैं ना सर। देखें, अभी तो सब यूनिवर्सिटीज़ बंद है ना, तो अभी आपको बुला के तो कराया जा नहीं सकता। मेरी कोशिश यही है कि यूनिवर्सिटी आप लोग जब आएँ तो परफॉर्मेंस करवा दी जाए। लेकिन एक जो सिचुएशन मैं आपके सामने रखूँगा ये है कि कुछ हमारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्प्रिंग 20 से अटके हुए हैं अभी तक, और उनकी हार्डवेयर की लैब नहीं हो पा रही। जब यूनिवर्सिटी खोलेगी तो उनकी हार्डवेयर की लैब होगी, वो बेचारे पास होंगे और फिर आगे जाएंगे। या फिर कुछ लोगों की डिग्री अटकी हुई है सिर्फ एक आध लैब कोर्स की वजह से। तो हमें परफॉर्मेंस करवाना बड़ा एक तो मुश्किल है, और हमें पता भी नहीं था कि सेकेंड वेव दोबारा इतनी जल्दी आएगी और हम तक ये परेशानी आ जाएगी। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटी बहुत कम टाइम के लिए खुली और फिर दोबारा बंद हो गई। अगर आप लोगों की नॉलेज में भी हो ये बात, जब लोग आप आए थे, यस सर। तो हमारी कोशिश जी यही जी थी सर। कि परफॉर्मेंस करवाई जाए। लेकिन वो बाई चांस अगर नहीं भी हो पाती तो यूनिवर्सिटी ने आप लोगों की पॉलिसी ये रखी है कि टीचर यूनिवर्सिटी जाए और उसके लिए परफॉर्मेंस वीडियो बनाए और बच्चों से वो शेयर करे। मैंने 17 वीडियो के अंदर फंक्शन जनरेटर, ऑसिलोस्कोप, मॉड्यूल ऑफ द आरएलसी एक्सेप्टर सर्किट का आपसे शेयर किया है। तो
उसमें बस मैं यही कहूँगा कि अभी परफॉर्मेंस का तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो होगी भी या नहीं, अब वो सेकंड वेव कब तक चलती है, लेकिन अपने एंड से भाई कोशिश ये करें कि उसको जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो देख लें, अच्छी तरीके से रिपीटेशन में देख लें, क्योंकि जब तक आपको वो देखकर समझ नहीं आएगी ना, तब तक परफॉर्मेंस का भी वो मज़ा नहीं रहेगा। इसलिए अब इवन हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, वो रिकॉर्ड करते हैं, उसमें पूरा दिन निकल जाता है। और ये एक आपकी लैब नहीं है, ये और भी लैब्स है जो कि मैं रिकॉर्ड करता हूँ, वो आप देख रहे होंगे, मैं वो भी शेयर कर रहा होता हूँ। फिर ये ट्रांसमिशन की है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलाइजेशन की लैब है, तो ये सब अलग वीडियोज़ मुझे करनी पड़ती हैं, इस पर पूरा दिन निकल जाता है। और ये सब अकेले करना पड़ता है, अटेंडेंट भी अवेलेबल नहीं होते हैं, कभी होते हैं। तो ये सब यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए एंटरटेन करने के लिए और आप लोगों को लर्न करने के लिए ये पॉलिसी अपनाई है। तो उस मकसद के लिए ही हम इतनी कोशिश कर रहे हैं, वरना घर बैठे कराने में क्या मसला है, अभी भी तो ये घर बैठे करा रहे हैं ना। लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी अपने एंड से कोशिश कर रही है कि बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाए, तो टीचर यूनिवर्सिटी जाकर रिकॉर्ड करे और आप तक वो शेयर करे। तो इस चीज़ को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि यूनिवर्सिटी कम से कम छोड़ तो ना दिया ना, कम से कम ये एफर्ट्स कर रही है टीचर के ज़रिए से आप तक वो नॉलेज जो फिज़िकल की है वो आप तक प्रोवाइड कर रही है। जी अब्दुल रहमान साहब, आप कुछ पूछ रहे हैं, पूछें। सर ये YouTube पे कोई इशू तो नहीं है? दरअसल जो आपकी ये लैब वीडियो थी, तो मैंने ये 4 हिस्सों में मतलब देखी है 4 दफा ना, तो सर व्यूज आपके इतने ही थे। मैं मुझे याद है जब मैंने देखी, जब दो क्या बोलते हैं व्यूज थे जब मैंने देखी थी, तो जब मैंने 4 दफा देख ली वीडियो, जी मतलब जी। थोड़ी थोड़ी करके 4 दफा बार बार आया था ना, तो अब आपके व्यूज वही 3 थे, तो सर ये इशू तो नहीं है कोई? व्यूज से आपको लेना देना क्या है भाई? नहीं सर, अक्सर ऐसा होता है ना, आप कहते हैं कि 2 बच्चों ने देखा है या 3 बच्चों ने देखा है, अभी हाँ तक हाँ। बाकियों ने नहीं देखा, तो मैं ये कह रहा था कि कहीं व्यूज का तो कोई इशू नहीं है, बच्चे देख रहे हो तो मसला बस क्या कह सकते हैं इसमें भाई, मैं इसके ऊपर तो कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उससे मुझे बस ये आइडिया हो जाता है कितने लोग देख रहे हैं। वो मेरे ख्याल में अपडेट नहीं होता होगा, लेकिन सर ये पूछना था सर, जी सर जो हमारे मिड होंगे तो उसमें आप एग्जाम लेंगे ना सर? ऑनलाइन लेंगे सर आप भी? नहीं, मैं तो लैब करा रहा हूँ आपको, तो मैं आपका एग्ज़ाम तो नहीं लूँगा। जो कोर्स पढ़ा रहे हैं ना, वो आपका लैब, वो आपका मिड एग्ज़ाम लेंगे, ऑनलाइन होगा और एलएमएस पे होगा। लैब का एग्जाम नहीं होगा यानी कि सर, बस थ्योरी का एग्जाम होगा? जी, लैब का एग्ज़ाम सेमेस्टर के आखिर में होगा, और जो कोर्स है उसका एग्ज़ाम मिड में होता है और फाइनल में 2 हिस्सों में होता है। मिड का एग्ज़ाम 30 मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होगा आपका। ओके सर, थैंक यू सर। अच्छा, दूसरी बात ये, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, बहुत सारे लोगों को एलएमएस में लॉगिन का इशू आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप लोग पर्टिकुलरली अपने टीचर से, जो आपके बैच एडवाइज़र हैं ख़ास तौर पे, उन्हें बताएं कि हम अपनी सीएमएस आईडी, एलएमएस आईडी एक्सेस नहीं कर पा रहे, और अच्छी तरीके से एलएमएस को देख लें। आपका जो एग्ज़ाम होगा मिड का, वो ऑनलाइन है, और वो कुछ 25 से 48 घंटों के दौरान लिया जाएगा, और उसकी प्रॉपर कंप्लीट गाइडलाइन अपने पर्टिकुलर इंडिविजुअल टीचर से पूछ लें, ले लें कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, एलएमएस हमारे लिए नया है, अपने ग्रुप पे पूछें और आप हमें गाइड कर दें। तो आपके पर्टिकुलर इंडिविजुअल हर एक टीचर आपको उसके हवाले से गाइड कर देगा कि वो किस तरीके से लेगा और कितने बजे लेगा, किस तारीख को कौन सा एग्ज़ाम लेगा, कितने घंटों का वो एग्ज़ाम होगा, सबमिट किस तरह करवाना होगा, वो सब तरीका आपको इंडिविजुअल टीचर से ग्रुप पे पूछें, इंडिविजुअल मैसेज करके टीचर से मत पूछें, ठीक है ना? सर बताया, बहुत से ओके टीचरों ने सर। इन्फॉर्म किए। सही है, तो सबने इन्फॉर्म कर दिया तो अच्छी बात है ये। तो मैंने अपनी तरफ से भी जिम्मेदारी एक पूरी कर ली, ताकि अगर कोई किसी ने सुना ना हो तो उस तक भी ये चीज़ पहुंच जाए, और ये अच्छी बात है सबने डिस्कस कर लिया। तो अब हम लैब की तरफ चलें, या कोई सवाल है किसी का? सर लैब की नहीं तरफ सर, आए, स्टार्ट फिर कर लें। इसके बाद एक और क्लास है सर, डॉक्टर राशिद साहब के, वो लेंगे तो जितना राशिद जल्दी साहब हो सके। रात क्या तक सर। क्या पढ़ा रहे हैं राशिद साहब? सर आईटीसी पढ़ा रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले गुड। कब है क्लास उनकी? सर ये क्लासेस सर का 8 बहुत से मसला 10। है, टाइमिंग पे नहीं होती। चलें ठीक है सब, मैं तो टाइम पे अपने ले रहा हूँ ना, मतलब बता के हाँ आप सर, आप तो टाइम पे ले रहे हैं। तो असल में जुम्मे को लेनी थी, लेकिन वो ले नहीं सका, कुछ मसला था, तो इस वजह से मैंने पहले अनाउंस करके ले ली, ताकि उसका एक स्लॉट बन जाता, तो बच्चे मेंटली प्रिपेयर रहते हैं। लिंक थोड़ा बस आखिर में शेयर करता हूँ, लेकिन मकसद यही है भाई, जी देखें सर।
मकसद यही है कि फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं आप लोग, क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन पे, तो आपको परेशानी हो सकती है, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ सकती। तो मेरी बार बार रिक्वेस्ट यही होगी कि वो सेशंस जो टीचर आपको रिकॉर्डेड या ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो वो जहाँ अपना लेक्चर रखते हैं उसको बार बार जाके देख लें, ताकि आपको वो चीज़ जहन नशीन हो जाए, बैठ जाए आपके जहन में। ख़ास तौर पे जो लैब्स हैं, परफॉर्मेंस की लैब्स हैं, जितनी भी करने की हैं, उनको बार बार देख लें ताकि वो आप अच्छी तरह समझ लें। क्योंकि अगर आपने वो अभी नहीं समझी तो आखिर में जाके आपको, आखिर से मुराद लैब एग्जाम और अगले सेमेस्टर में भी परेशानी होगी। तो चीज़ें लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से, ऑनलाइन की वजह से कभी कभी होता है समझ में नहीं आए, लेकिन कोशिश ये करें कि उन लेक्चर्स को बार बार देख लें। और जब आप बार बार देखेंगे तो कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आएंगी, तभी तो आप पूछ सकेंगे। अब एक बंदा वो है जो कि देख ही नहीं रहा और आखिर में आके वो ये बोलेगा कि भाई ऑनलाइन में तो यही होता है, कुछ समझ में नहीं आता भाई, ऑनलाइन तो बस ऐसे ही है। मतलब अब वो बंदा देख रहा नहीं है वीडियो, मतलब जाके चलो चैनल सब्सक्राइब ना करे, चलो व्यूअर्स ना दे, मतलब कोई मसला नहीं है, लाइक भी ना कर ले चलो, लेकिन भाई वीडियो देख तो लेना जाके, उससे आपकी जो परेशानी है वो तो रिजॉल्व हो जाएंगे। तो कोशिश ये करें जितना हद तक हो सकता है उन वीडियोस को रिपीटेशन में देखें, खासतौर पर परफॉर्मेंस वीडियो पे, क्योंकि वो आपके लिए यूनिवर्सिटी जाके बनाई जाती है। इसमें पूरा दिन सुबह से लेके वो सर्दी में निकलो और सुबह सुबह जाओ और फिर वो रिकॉर्ड करो, फिर वहाँ से शाम में घर जाओ, तो एक बड़ी ख्वारी होती है इवन इसमें। तो यूनिवर्सिटी ने आपके लिए अगर प्रोविजन रखा है उसको आपको समझने की ज़रूरत है सही मायनों में, क्योंकि उसी बेसिस पे आपका लैब एग्जाम होगा फाइनल में, उसी बेस पे एग्जाम होगा आपका, जो परफॉर्मेंस वीडियो आपको करवाई जा रही है। मेरी कोशिश पूरी ये है कि जैसे यूनिवर्सिटी खुलती है मैं आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करवाऊँ उस पर, लेकिन अगर वो नहीं हो पाते तो भाई परफॉर्मेंस जो वीडियो है आपकी वो आप अच्छी तरह देख लें, रिपीटेशन में देख लें, और जिस हद तक हो सकता है उसमें इसको समझ लें। कोई डिफ़िकल्टी होती है मैं अवेलेबल हूँ, मुझसे पूछ लीजिएगा, बार बार पूछ लीजिएगा, बार बार बता दूंगा मैं, लेकिन उसे देख लें। आखिर में ये मत बोलिएगा कि ऑनलाइन में समझ ही नहीं आ रहा मेरी, हालांकि मैं देख रहा नहीं हूँ, और मैं ऐसे ही बोलना शुरू कर दूँ तो वो तो एक है ही तजाद वाली बात ना। इसलिए उसे देख लें ताकि अपने एंड पे आप अपनी पूरी कोशिश करें ना, वो समझ में नहीं आया वो अलग चीज़ है, लेकिन आप मल्टीपल टाइम कोशिश तो करें उसे देख के सीखने की। यहाँ तक डिस्कशन अपनी एंड करते हैं और लैब की तरफ आते हैं। कोई सवाल किसी का है तो पूछ लें। सर लैब की तरफ आए प्लीज सर। लैब 3 के ऊपर आते हैं। ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्जर्व एंड प्लॉट द रेजोनेंस कर्व ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट, डिटरमिन इट्स रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस अलोंग विद क्यू फैक्टर। तो हमें ये ऑब्जर्व करना है। सबसे अहम चीज़ ये होती है, आप ये जो बेसिक किस्म के कंपोनेंट्स आप अभी पढ़ रहे होंगे जिनमें इंडक्टर, रेजिस्टर और आपका कैपेसिटर है, ठीक है, इनके अंदर अपनी अपनी क्वालिटीज़ हैं, खूबियां हैं, और इनको अपने एक वाइटल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए इसमें एक फंक्शन जनरेटर रिक्वायर्ड है, एक ऑसिलोस्कोप रिक्वायर्ड है, एक डिजिटल मल्टीमीटर रिक्वायर्ड है, कैपेसिटर 0.1 माइक्रोफैरेड, लेकिन मैंने 1000 माइक्रोफैरेड का लिया है। इंडक्टर, रेजिस्टर 10 ओम का, 100 ओम का, कोई एक ले सकते हैं आप। थ्योरी क्या है इस एक्सपेरिमेंट की, वो ये है कि व्हेन इंडक्टर एंड कैपेसिटर आर यूज्ड इन एन एसी सर्किट, जब आप इंडक्टर को और कैपेसिटर को एसी सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि करंट दो तरह का होता है, एसी करंट और डीसी करंट। तो सर्किट भी दो तरह के होते हैं, एसी सर्किट और डीसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर जो सोर्स होती है वो आप इस्तेमाल करते हैं एसी की, और उसमें कंपोनेंट्स भी कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर इस्तेमाल हो सकते हैं। डीसी के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें डीसी का कैपेसिटर लगता है, डीसी की सोर्स होती है, और डीसी के लिए इंडक्टर भी लगाते हैं, और उनके पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो स्पेसिफिकली जब हम एसी के लिए अपने कंपोनेंट्स को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। तो एसी सर्किट्स के अंदर अगर हम इंडक्टर लगाते हैं तो उससे एक रिएक्टेंस पैदा होती है जिसका नाम है जी इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सएल से, और उसका फॉर्मूला होता है 2πfl। तो और एसी सर्किट के अंदर अगर आप कैपेसिटर लगाते हैं तो उस कैपेसिटर के नतीजे में सर्किट में प्रोड्यूस होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। क्या ये दोनों बातें क्लियर हैं जो मैंने बताई हैं एक्सी और एक्सएल से रिलेटेड आपको? जी सर। तो रिपीट करता हूँ मैं, एसी सर्किट में जब हम कंपोनेंट्स को लगाते हैं एल को, तो उससे इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा होती है, उसकी वैल्यू बराबर होती है 2πfl के, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस प्रोड्यूस होती है एसी सर्किट में अगर कैपेसिटर हम लगाएं, और उसका फॉर्मूला होता है 1/2πfc। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं यहाँ से। तो आपकी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है जिसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं वो इंक्रीज होती है एज फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इंक्रीज।
अगर हम एक सर्किट लगा हुआ है और उसमें अप्लाइड वोल्टेज AC के बढ़ाने लग जाएं, तो इंडक्टर लगे होने की वजह से उसकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी। तो AC वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XL। बट कैपेसिटिव रिएक्टेंस की जब हम बात करें, तो अगर एक सर्किट के अंदर कैपेसिटर लगा हुआ हो और सोर्स उसकी AC हो, ठीक है, सोर्स उसकी AC हो और उसमें एक कैपेसिटर लगा हुआ हो, तो उसमें प्रोड्यूस होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और वोल्टेज बढ़ाने के नतीजे में, सॉरी मैं गलत एक वर्ड ले गया हूँ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के नतीजे में आपकी इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के नतीजे में आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होती है। ठीक है, ये नेचर है उसका कि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी, अगर एक सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है और इंडक्टर लगा हुआ है और सप्लाई आपकी AC की है, तो अगर आप AC सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सर्किट में लगे हुए कैपेसिटर की वजह से जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस सर्किट में मौजूद है, तो AC की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के नतीजे में कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी, और AC सप्लाई की फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे तो कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आपकी बढ़ेगी। तो AC सर्किट के जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है कैपेसिटिव इंडक्टिव रिएक्टेंस के, और इन्वर्स प्रोपोर्शन होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के। क्या ये बात क्लियर है यहाँ पे जो इस पैराग्राफ में बताई गई है? अब आगे चलते हैं जनाब यहाँ से। एट अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी, एक खास फ्रीक्वेंसी पे आके कॉल्ड द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वो खास फ्रीक्वेंसी होती है जिसके ऊपर आके कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाती है। तो वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉइंट जिसके ऊपर आकर आपकी कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस बराबर हो जाए, उस फ्रीक्वेंसी को रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और उसको रिप्रेजेंट FR से कहते हैं। ठीक है, उल्टा पड़ा जाता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द frequency at which the capacitive reactance and inductive reactance are equal at the instant of time, instant of point. So XL become equal to XC. This case equal to the opposite reactance is called the resonance. ठीक है, at this circuit is called resonant circuit sense. उसके मुताबिक फिर कहा गया कि हम मिसाल के तौर पे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम हो रही है, और मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ रही है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम हो रही है। इन दोनों इंस्टेंट्स के दरमियान वो वैल्यू जिसके ऊपर XL की वैल्यू और XC की वैल्यू जिस फ्रीक्वेंसी पे बराबर हो जाए उसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी, तो वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम एक काम ये करते हैं इसमें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के लिए कि XC और XL के फॉर्मूले को लेते हैं और उनको बराबर कर लेते हैं। ठीक है, हमें वो फ्रीक्वेंसी जिसके ऊपर ये दोनों इफेक्ट एक दूसरे के बराबर हो जाएं वो फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, उसे FR कहते हैं। वो निकालने के लिए मैंने उसको यहाँ ड्राइव किया। देखें, XL का फॉर्मूला है 2πfl और XC का फॉर्मूला है 1/2πfc। क्या मैं ये दोनों फॉर्मूले इसकी जगह लिख सकता हूँ और बराबर कर सकता हूँ? क्लियर है? कोई ऐसा मसला तो नहीं है? सर रिपीट कर देंगे सर? मैं ये कह रहा हूँ कि XC का फॉर्मूला और XL का फॉर्मूला ये है। XL का फॉर्मूला है 2πfl, वो हमने यहाँ लिख दिया। मुझे XL और XC बराबर करना है, तो और XC का जो फॉर्मूला है 1/2πfc के बराबर है। ये इन दोनों को 1/2πfc बराबर है 2πfl के। मैंने एक दूसरे के बराबर कर लिया एक दूसरे को, क्योंकि XC और XL मैंने कहा ये खास फ्रीक्वेंसी पे एक दूसरे के बराबर हो जाता है। क्या मैं ये चीज़ कर सकता हूँ उसमें? क्लियर है? कोई डिफरेंस? अच्छा, इसके बाद हम ये करेंगे, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी के पास लेके जाएंगे और f इंटू एफ स्क्वायर हो जाएगा, और 2π को 2π से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4π स्क्वायर हो जाएगा, और c और l एक जगह यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में लिख दिया जाएगा, और यहाँ पे f और f मल्टीप्लाई आएंगे तो f स्क्वायर बन जाएगा। उस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ दोनों फ्रीक्वेंसी एक दूसरे को मिलके स्क्वायर बनाती है उसे मैंने कह दिया FR, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, असल में ये फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ मैं कि ये ड्राइव कैसे हो। उन्होंने डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लिख दिया है तो मैं इसको ड्राइव करवा रहा हूँ। तो FR स्क्वायर करने के बाद 1/4π स्क्वायर CL कर दिया। ठीक है, इक्वल टू FR स्क्वायर। अब स्क्वायर से मैं रूट शिफ्ट करूंगा तो ये रूट आ जाएगा दोनों के ऊपर। तो 1 का रूट क्या होता है? 1, और 2π स्क्वायर का रूट क्या होता है? 2π,
और एल सी का रूट क्या होता है? वो रूट नहीं होता है, इस पे तो रूट लगे रहेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गई किसी को? ये मैंने ट्रांसफॉर्म करके ये कैसे बना लिया? यस सर। यस सर। ये सिंपल है, सिर्फ स्क्वायर से रूट शिफ्ट किया, 1 का स्क्वायर रूट निकाल लिया, और जिन जिन पे स्क्वायर या वैल्यू डबल थी, 4 का रूट होता है 2, पाई से पाई स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और सी और एल के ऊपर रूट रह जाएगा। तो उससे हमने ये ट्रांसफॉर्म कर लिया, होपफुली सबको समझ भी आ गया। तो इस सिंबल से एक डेरिवेशन दी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी किस तरह निकालेंगे फॉर्मूला अगर एक्सएल और एक्ससी एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। आगे चलते हैं सीरीज रेजोनेंस निकालने के लिए। सीरीज रेजोनेंस का मतलब ये होता है कि एक सर्किट है जो कि इस तरह सीरीज में लगा हुआ है। इसको गौर से देखें आप, तो एक एसी सर्किट है, इसके साथ एल, सी और आर सीरीज में लगे हुए हैं। क्लियर है यहाँ तक बात? ये सीरीज में लगे हुए, इसीलिए इसे सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहा जाता है। इसकी फ्रीक्वेंसी हम 2 किलोहर्ट्ज से 12 किलोहर्ट्ज तक वेरी करेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी वेरी किस तरह की जाती है? अगर वीडियो देखी हो किसी ने तो ये बताएंगे फ्रीक्वेंसी कैसे हासिल की जाती है किसी इक्विपमेंट से? सर उसका जो नोजल है उसको राइट और लेफ्ट लेके जाके उस तरह वेरी करती है शायद, तो आपने बताया। उस डिवाइस का नाम क्या है? डिवाइस का नाम फंक्शन जनरेटर। फंक्शन जनरेटर नाम है उसका जी, बिल्कुल उसका नाम है फंक्शन जनरेटर। ये इनपुट डिवाइस है, तो उससे सिग्नल निकलता है और जिस तरह आप बता रहे हैं उससे नोजल के जरिए से फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की जाती है। उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 हर्ट्ज से लेके मैक्सिमम कितनी होती है उसमें? 100 के 100। उसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज होती है। 1 मेगाहर्ट्ज, मेगा कितना होता है 10 टू पावर 3 6 6 -9 10 टू पावर 6 होती है जनाब, ठीक है। तो इंटर करके आए हुए हैं आप लोग और मेगा का मतलब नहीं पता, तो 10 टू पावर 6 होती है। 10 टू पावर 6 ये मेगा होती है। तो किलो जो है वो 10 टू पावर 3 होती है। तो ये सर्किट है जो हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। तो मैक्सिमम फंक्शन जनरेटर से हम आउटपुट लेते हैं। फंक्शन जनरेटर हमें पल्सेस जो 3 होती हैं वो कौन कौन सी मिलती हैं, कोई बताएगा फंक्शन जनरेटर से? 3 सिग्नल फंक्शन जनरेटर से कौन कौन सी मिलती हैं हमें? सर एक स्क्वायर, सही है। इनवर्स और रेक्टेंगुलर शायद। सही है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर तो एक ही हो गई। तो इससे हमें 3 वेव मिलती हैं, एक हो गई साइन वेव, एक होंगे ट्रायंगुलर वेव और एक हो गई स्क्वायर वेव। इनवर्स का मतलब होता है उस वेव को उल्टा करना, इनवर्स फंक्शन, लेकिन वो कोई फंक्शन नहीं है, वो एक ऑपरेशन है असल में। तो सिग्नल हमें 3 तरह से फंक्शन जनरेटर के मिलते हैं, एक होगा साइन वेव, एक ट्रायंगुलर वेव और एक हो गया स्क्वायर वेव। ये 3 तरह के हमें सिग्नल मिलते हैं फंक्शन जनरेटर से। और हमने कौन सा लिया था सिग्नल? जी जनाब, हमने सिग्नल कौन सा लिया था फंक्शन जनरेटर से? ट्रायंगुलर, स्क्वायर या साइन वेव में से कौन सा सिग्नल लिया था? साइन वेव लिया था सर। साइन वेव लिया था जनाब। सब लोग देखा करें वीडियो। ये यही तो चीज़ है कि अब मैं अगर लैब एग्जाम आपसे ले रहा हूँ, आप आपने वीडियो नहीं देखी हुई तो आप जवाब कैसे देंगे मेरे भाई? तो ये इसको देख लें, जिस तरह ये हजरत जवाब दे रहे हैं तो बाकी लोगों को भी इस तरह के जवाब आने चाहिए। तो मैं ऐसे ही आपसे वाई एग्जाम लूँगा आपका, तो आपको नहीं आई तो मसला हो जाएगा आप लोगों के लिए, इसलिए तैयारी इस तरह से करनी है, ठीक है। In series RLC circuit at low frequencies there is a large capacitive reactance, ठीक है। लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर, जब मिसाल के तौर पे आपकी फ्रीक्वेंसी लो किस पे होगी? मिसाल के तौर पे जैसे 2 किलोहर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी लो है, और 12 किलोहर्ट्ज हाई फ्रीक्वेंसी है। तो 12 किलोहर्ट्ज पे फ्रीक्वेंसी आपको हायर मिलेगी और 2 किलोहर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी लोअर मिलेगी। तो ये बता रहे हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपकी ज़्यादा होगी जब आप फ्रीक्वेंसी अपनी लो रखेंगे। फ्रीक्वेंसी लो 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 से मुराद ये कि आपने रखी हुई है 2, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस की एक वैल्यू आएगी। फिर आपने रखी हुई है 3 किलोहर्ट्ज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे फिर आगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपकी कम हो जाएगी।
और इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के नतीजे में बढ़ेगी। तो आपको ये चीज बस उसमें सीखनी है और तय करनी है। क्लियर है? So very small current will flow through the circuit and minimum voltage drop across the RLL. Since voltage across capacitor VC and voltage across inductor VL opposes each other dramatically. So the total reactive voltage is VL minus VC. ठीक है, इसमें ये बताया गया है कि आप जब एसी सिग्नल प्रोवाइड करेंगे अपने कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट को, तो आपके कैपेसिटर के अक्रॉस भी वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे और इंडक्टर के अक्रॉस भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो कैपेसिटिव सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होना और इंडक्टिव सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज प्रोड्यूस होना, इनके नतीजे में हमें वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे। जैसे हमने सोर्स प्रोवाइड करी तो यहाँ VL वोल्टेज प्रोड्यूस होगा है और VC वोल्टेज प्रोड्यूस होगा है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि कैपेसिटर अपना एक चार्जिंग इफेक्ट रखता है, इंडक्टर भी अपना एक चार्जिंग इफेक्ट रखता है। ये दोनों एक्टिव कंपोनेंट्स हैं, अपने अंदर एनर्जी स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, पैसिव कंपोनेंट्स, ये अपने अंदर एनर्जी स्टोरेज कर लेते हैं और एक दूसरे के इफेक्ट को अपोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इंडक्टिव रिएक्टेंस है और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये दोनों स्टोरेज एलिमेंट्स है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक करंट के अंदर और वोल्टेज की सूरत में एनर्जी स्टोर करते हैं और अपना एक ऑपोजिशन इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये सब कुछ होता है एसी करंट के नतीजे में, एसी सिग्नल के नतीजे में, जो आप यहाँ से प्रोवाइड करते हैं सर्किट को। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी के जहन में है तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा। अब्दुल रहमान साहब ने हैंड रेस किया हुआ, पूछे जी। सर बेसिकली आप ये क्लियर कर दीजिएगा, ये जो XL है इंडक्टिव रेजिस्टेंस, ये हम यूज क्यों करते हो, ये होता क्या है? अगर हम अभी से आपने जो सर्किट दिखाया उसमें हम कैपेसिटिव और रेजिस्टेंस भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इंडक्टिव का क्या किरदार है और ये क्यों इस्तेमाल होता है सर, ये थोड़ा बता दीजिएगा। अच्छा जी, इसमें हम ये पढ़ रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि हम एसी सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। एक सर्किट है जिसके अंदर हम इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में कनेक्ट करने के नतीजे में हम बिहेवियर देखना चाहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जब हम अपने एसी सिग्नल की बढ़ाएंगे तो इंडक्टर की इंडक्टेंस में क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, अच्छा वो इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, आप वो थोड़ा गलत बोल रहे थे, वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। इंडक्टिव रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है। तो अगर मैं एक इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करूंगा एसी का, तो इंडक्टर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा और कैपेसिटर के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो हम ये ऑब्जर्व करना चाहते हैं और हम ऑब्जर्व क्या करेंगे, जब हम फ्रीक्वेंसी सिग्नल की बढ़ाना शुरू करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज़्यादा आती है। लेकिन फ्रीक्वेंसी जब बढ़ने लगती है तो फ्रीक्वेंसी सप्लाई की बढ़ने के नतीजे में कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। ये ऑब्जर्वेशन हमें करनी है, उस मकसद के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और समझ रहे हैं। अब आगे हम करते ये हैं, साथ ही साथ जब हम ये, क्योंकि सीरीज में लगे हुए हैं ना, तो इसके ऊपर भी इम्पैक्ट होगा और इसका इम्पैक्ट इसके ऊपर भी होगा। तो हम करते ये हैं कि हम जब फ्रीक्वेंसी अपनी लोअर कंटेंट की रख रहे हैं, देखें 2, 4, 6, 8, ये वो फ्रीक्वेंसी जो लोअर की हैं। फिर 8, 9, 10, 11, 12 ये फ्रीक्वेंसी वो हैं जो कि हायर कंटेंट की हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब लो एम्पलीट्यूड्स की हैं, लो वैल्यूज़ की हैं, तो उस पर इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यूज़ कम होंगी और जब फ्रीक्वेंसीज बढ़ाना शुरू करेंगे तो इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। जैसे हमने यहाँ बताया कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी जब कम होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी और जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगी। जब सोर्स की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगी। तो सोर्स की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और सोर्स की फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ इनवर्स प्रोपोर्शन है। इस चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? जी जनाब। भाई सबने पैसे दिए ना, मुफ्त में तो नहीं पढ़ लेना आप लोग।
यस सर, ये सर्किट दोबारा दिखाइएगा, दोबारा दिखा देता है। करिए जी। जी जनाब, ये वैसे व्हाट्सएप पे आप लोगों से भी शेयर हो गया है, बोलें। जी जी सर, जैसे ये सर्किट है, इसमें आप अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वोल्टेजेस और क्या बोलते फ्रीक्वेंसी और इनकी बात कर रहे हैं, तो सर इस सर्किट में कहीं ना कहीं जो मतलब है भी करंट भी होगा, तो उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा या फ्रीक्वेंसी का उससे लिंक नहीं है, ये थोड़ा बता दीजिएगा। असल में हम जो बिहेवियर देखना चाहते हैं वो करंट और वोल्टेज का नहीं देखना चाहते, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, आपको ये पता है कि जब हमारे घर में जो करंट आ रहा होता है, वोल्टेज आ रहे होते हैं, तो उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है, बिल्कुल सही है जनाब। तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई या कम हुई? ये तो सर डिपेंड करता है ना कि 220 है, अगर 440 होता तो फिर मतलब अच्छा आप जैसे बता रहे हैं कि फिर हम्म, फ्रीक्वेंसी बढ़ी जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, नहीं वोल्टेज नहीं, चाहे वो हमारे पास तो 50 ही रहेगी, 50 हर्ट्ज ही आती है, पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज ही है यहाँ पर। जी, आपने 2 बातें करी, मैं उसके बाद बता रहा हूँ। एक तो 220 वोल्ट्स के ऊपर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ होती है, और 400 वोल्ट्स के ऊपर भी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही होती है, वो तब्दील नहीं होती। और जैसे आपने बताया पाकिस्तान की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन हम अभी 50 हर्ट्ज़ पे डील नहीं कर रहे हैं, हम 2000 हर्ट्ज़ और 12000 हर्ट्ज़ पे डील कर रहे हैं। तो ये कंटेंट फ्रीक्वेंसी का लोअर और हायर है। हमें ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ करंट और वोल्टेज नहीं देखना, हमें रिलेशन फ्रीक्वेंसी का इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ देखना है। दूसरी बात आपने अच्छी बताई कि करंट और वोल्टेज का इम्पैक्ट क्या होगा, वो मैं साथ बताता हुए चल लेता हूँ। लेकिन देखें, बात सारी है, हम बताते तो सब रहेंगे, लेकिन अब याद रखना आपका काम है भाई। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी शब्द स्टोर इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ करंट, और कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ये आगे जाके सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में पढ़ेंगे आप। तो हम रिलेशन करंट और वोल्टेज के टर्म में नहीं देख रहे, लेकिन एक चीज़ जो मैनुअल में अभी डिस्कस हुई है वो बता देता हूँ मैं, कि जब यहाँ से फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जाएगा तो सडनली उसके वोल्टेजेस होंगे जो कि हम 2 वोल्ट या 10 वोल्ट रख लेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं देते हम। तो जब हम यहाँ पे सिग्नल देंगे तो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा जिसका नाम होगा VL, और यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप आएगा जिसका नाम होगा VC। और ये वोल्टेज अपने आप के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे होंगे, अपोज कर रहे होंगे। इसीलिए एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है जिसका नाम है VL माइनस VC, यानी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, और इनका जो मेन डिफरेंस है वो हमारे सामने है, ठीक है। यहाँ तक और करंट का इतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज हमने 2 वोल्ट 3 वोल्ट दिए हैं, तो बहुत माइन्यूट सा करंट गुजर रहा हुआ, इसलिए करंट को हम खातिर ख्वाह इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम वोल्टेज की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कोई और सवाल आपका या किसी और का है तो पूछ लीजिए। नो सर, क्लियर है। ठीक है, तो हम जो स्टडी कर रहे हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। वोल्टेज और करंट के रिलेशन को देखना हमारा मकसद नहीं है, हम इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के रिलेशन को देख रहे हैं जो कि फ्रीक्वेंसी का इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटिव रिएक्टेंस के साथ है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है कम होती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे इंडक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होती है। तो फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट रिलेशन होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस से, और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्स रिलेशन होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। तो ये बात हमने यहाँ पे सीखी है और उसे ही हम आगे लेके अभी चल रहे हैं। कोई अगर डिफिकल्टी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे चलते हैं। However, at intermediate frequencies, both XC and XL will be moderate, and the difference between them will be small. At resonance, that difference will be zero, and only R will be limit the current. अब जो R हमने इस्तेमाल किया है ना, वो करंट को लिमिट करने के लिए इस्तेमाल किया है। Flow the circuit. At resonance, maximum current will be flow through the circuit. So this circuit is also called एक्सेप्टर सर्किट, ठीक है। इस सर्किट को एक्सेप्टर सर्किट कहते हैं, क्योंकि इस सर्किट के जरिए से जो हमारा करंट फ्लो हो रहा होता है सर्किट से, वो लिमिट हो जाता है रेजिस्टेंस के नतीजे में, और वो जो करंट हमारा होता है वो इतना ज़्यादा मैक्सिमम करंट नहीं होता, वो रेजोनेंस की बिहाफ पे हम उसे ऑब्जर्व कर रहे होते हैं।
और इस रेजोनेंस RLC सर्किट को हम एक्सेप्टर सर्किट भी कहते हैं। सेकेंड पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ रेजोनेंट सर्किट दैट इज Q। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस कर्व डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द फिगर। क्वालिटी ऑफ द फिगर क्या है वो बताता चलता हूं मैं आपको। ये है वो शार्पनेस, ये देख रहे हैं, यहाँ से ये इम्पैक्ट जाएगा और फिर यहाँ से होते हुए जाएगा। ये शेप जो है पैराबोला शेप कहलाता है, पैराबोला शेप। तो पैराबोला शेप क्या होता है, वो आपने देखे होंगे पैराबोला पॉजिटिव 8 किस्म की फिगर्स होती हैं पैराबोला की, अगर आपको याद हो 8 किस्म के शेप्स होते हैं, उनकी इक्वेशंस होती हैं, उनकी डेरिवेशंस होती हैं, फोकाई और ये सब चीज़ें उसमें निकलती हैं, फोकल लेंथ, कर्वेचर और दीगर चीज़ें पढ़ी जाती हैं। उससे रिलेटेड ये एक हमारा फिगर है हमारी। तो इसकी शार्पनेस को मेंटेन करने के लिए हम क्यू फैक्टर निकालते हैं, या शार्पनेस को स्टडी करने के लिए क्यू फैक्टर निकालते हैं। उसके ऊपर आते हैं, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी हो तो पूछ लीजिए। अब हम आगे से कंटिन्यू कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट Q, द शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस कर्व डिस्क्राइब द क्वालिटी। जितनी ज़्यादा शार्पनेस होगी उतनी क्वालिटी रेजोनेंस सर्किट में ज़्यादा बेहतर होगी, ठीक है, शार्पनेस रिफ्लेक्ट करती है। और फिगर ऑफ मेरिट is indicated by the factor Q. Higher the sharpness, higher the Q magnification factor in series RLC circuit. Q जो कि मैग्निफिकेशन फैक्टर है रेजोनेंस का, वो निकालने का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू 1/R स्क्वायर रूट ऑफ L/C। L की वैल्यू आप रखेंगे, C की वैल्यू रखेंगे, इसका डिवाइड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और 1/R से यानी R से डिवाइड कर लेंगे, तो आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर रेजोनेंस सर्किट का यहाँ से हासिल हो जाएगा, यानी कि शार्पनेस आपको मिल जाएगी कर्व की। तो वो निकालने के लिए आप ये चीज़ करते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास Q निकालने के लिए R, L और C की वैल्यू ना हो, वो Q फैक्टर मैग्निफिकेशन रेजोनेंस का फैक्टर आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। सिंस द सीरीज रेजिस्टेंस लिमिट्स द अमाउंट ऑफ करंट एट रेजोनेंस, सो lower the resonance R, sharper the increase to maximum current at resonant frequency and higher the Q factor. The Q factor can also be calculated by using the bandwidth formula. Bandwidth formula क्या होता है कि जो resonance frequency है उसको divide कर दें आप डेल्टा F से, और डेल्टा F का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा F का फॉर्मूला F2 माइनस F1 है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा किसी एक से कि जो पार्टिसिपेंट अटेंडीज हैं उनकी तस्वीर लेके ग्रुप पे शेयर कर दें और नीचे लिख दीजिएगा टुडेज पार्टिसिपेंट अप्लाइड फिजिक्स लैब अटेंडेंस, ये लिख के जरा CR या कोई भी शेयर कर दें। ओके सर। कंटिन्यू करते हैं। तो क्यू फैक्टर निकालने का फॉर्मूला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय बैंडविड्थ, उससे भी आपको मैग्निफिकेशन रेजोनेंस फैक्टर मिल जाएगा। वेयर डेल्टा F इज द बैंडविड्थ ऑफ रेजोनेंस कर्व। डेल्टा F बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ क्या होती है, जो हायर फ्रिक्वेंसी कंटेंट को लोअर फ्रिक्वेंसी कंटेंट से जब आप माइनस करते हैं तो आपको मिलती है डिफरेंस ऑफ फ्रिक्वेंसी, और उसे बैंडविड्थ भी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ बताई भी गई है, उसको आप डिस्कस कर लेते हैं। बैंडविड्थ रिस्पांस कर्व, द विड्थ ऑफ ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसीज centered around the resonant frequency that give the response of 70.7% of the maximum or more is called the bandwidth of the ट्यून सर्किट। इस पूरे कर्व की जो 70.7% की हाइट कहलाएगी, उसके ऊपर आके आपको ये दो फ्रीक्वेंसी बैंड की मिलेगी। अब देखें, ये डिपेंड करता है कि शार्पनेस कितनी बड़ी है, तो फिर उसके मुताबिक आप इसके 100% के बिहाफ पे 70% के ऊपर आप दो फ्रीक्वेंसी हासिल करेंगे, एक ये कॉर्नर का और ये कॉर्नर का। इन दोनों के पॉइंट कहलाते हैं F1 और F2। F1 लोअर फ्रीक्वेंसी है और F2 हायर फ्रीक्वेंसी है। और जब बैंडविड्थ निकालते हैं तो हायर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस निकालते हैं, और वो बराबर होता है बैंडविड्थ ऑफ फ्रीक्वेंसी के, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी के। तो ये लेने का तरीका होता है, निकालने का तरीका होता है बैंडविड्थ कर्व के जरिए से, और फिर इन दोनों को डिवाइड करेंगे आप तो आपको क्यू फैक्टर मिल जाएगा। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो पूछ लिए। अब मैं ग्राफ समझाने की तरफ आऊँगा। कोई डिफिकल्टी यहाँ तक है तो पूछ लीजिए। सर यहाँ जो F2 और F1, जो F2 आपने कहा हायर फ्रीक्वेंसी है और F1 लोअर है, तो सर ये आपने रिपीट किया था मतलब थोड़ी देर पहले कि जो इंडक्टिव है वो हायर होती है अगर मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो, जी। तो और दूसरा आपने कहा था कि
कैपेसिटी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो सर यहाँ पर जो F1 और F2 की बात की जा रही है, ये मतलब अलग फ्रीक्वेंसी है या वही है, इंडक्टिव है और उसकी दूसरी कैपेसिटिव है? अच्छा देखें, पहली चीज़ तो ये है कि हम कैपेसिटिव फ्रीक्वेंसी अलग और इंडक्टिव फ्रीक्वेंसी अलग नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हम सिग्नल दे रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये चीज़ हमें देखनी है। ये अच्छा, यहाँ तक मेरे ख्याल में ये तो कोई बात नहीं है जो उसमें बताई है मैंने, सवाल कोई नहीं है किसी का। तो अब मैं इसको बताने की तरफ आता हूँ। इसमें हो ये रहा है, देखें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ती है यहाँ पे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है यहाँ पे। अब देखें, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है। फ्रीक्वेंसी की यहाँ वैल्यू बढ़ रही है और वोल्टेज एम्पलीट्यूड यहाँ बढ़ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक टाइम पे आएगा यहाँ के बाद फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी और बढ़ती जा रही है, एम्पलीट्यूड और कम हो रहा है। तो इस ग्राफ के दो हिस्से हैं, एक है F1 FR से पहले यानी F1 वाला हिस्सा, और एक है FR के बाद यानी F2 वाला हिस्सा। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ बीच में मसला है, यस किसी सर। को तो पूछ लें। तो देखें, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के नतीजे में एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, तो ये कौन सा रिलेशन है? F बढ़ रहा है तो XL बढ़ रहा है, यस सर। ठीक है। तो F बढ़ रहा है, XL बढ़ रहा है। अब F भी आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन ये वैल्यू कम हो रही है, तो ये XC की वैल्यू है। तो आधा हिस्सा जो FR से पहले F1 का है, वो F का रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है XL के साथ, और जो FR के बाद F2 और बियॉन्ड दैट आगे का हिस्सा है, वो आपका रिलेशन है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन फ्रीक्वेंसी का रिलेशन XC के साथ, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये वाला हिस्सा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का है और ये वाला हिस्सा इंडक्टिव रिएक्टेंस का है। तो ये दो हिस्से हैं इस ग्राफ के जो आपके सामने मैंने आपको दिखाए हैं। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी किसी को तो पूछ लीजिए। अब FR और F1 हासिल कैसे करते हैं? पूरे कर्व की 70% वैल्यू यहाँ बनती है, तो हम इसके दो पॉइंट निकालते हैं, एक F1 और एक F2, ठीक है। तो ये दो हिस्से, पूरे ग्राफ का 70.7% रिस्पॉन्स निकलता है, जिसके जरिए से हम F1 और F2 निकालते हैं। F2 माइनस F1 करते हैं, डेल्टा F यानी बैंडविड्थ ऑफ सिग्नल हमें हासिल होता है, और उसके बिहाफ पे हम FR से डिवाइड करते हैं, तो हमें क्वालिटी मैग्निफिकेशन रिस्पॉन्स ऑफ रेजोनेंस निकल जाता है यहाँ से। ये मैंने रेजोनेंस कर्व फॉर सीरीज RL सर्किट आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी थोड़ी देर में हम नमाज का 1 मिनट का वक्फा लेंगे, अजान हो जाएगी, तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे, और फिर मैं इस वीडियो को कंप्लीट कर लूँगा अजान के बाद। कोई सवाल यहाँ तक किसी का है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है जी, हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ताकि जिन जगहों पे अभी अजान हो रही है, मेरी तरफ भी अजान होने वाली है, तो फिर हम अजान के बाद प्रोसीजर और फिर अपनी 2 तस्वीरें डिस्कस करके लैब को इंशाल्लाह एंड कर लेंगे, और फिर सब मगरिब की नमाज़ पढ़ लेंगे थोड़ी देर में। तो ये है कि नमाज का टाइम बीच में आ गया, लेकिन हम लैब बीच में कर लेते हैं, वरना ब्रेक लेना पड़ेगा। सब लोग क्या कहते हैं, नमाज के बाद कर लें या फिर ब्रेक करें अभी? सर कर ले। क्या कर लें? सर अभी ब्रेक दे दे, नमाज पढ़ लेंगे आराम से। चलें, हम यहाँ पे सेशन को ब्रेक करते हैं और फिर 10 मिनट के ब्रेक से दोबारा स्टार्ट करेंगे सेशन को, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है ना, यहाँ ब्रेक कर रहे हैं, 10 मिनट के वक्फे से दोबारा हम सेशन को शुरू करेंगे। अजान नमाज का 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम, ठीक है? तो स्टे ट्यून विद द लिंक विच इज़ शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप। हम दोबारा मिलेंगे 10 मिनट बाद। अल्लाह हाफिज़।